हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम बायोलॉजी का सेशन। क्योंकि आपने कहा था कि सर हमको जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसके सॉल्यूशन चाहिए, तो यहां से जितने भी आपके टेस्ट हो रहे हैं इन सब का सॉल्यूशन आपको रेगुलर मिलेगा और इस टेस्ट की पीडीएफ मैं नीचे लिंक में अपलोड कर दूंगा। उसके अलावा जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है वो भी इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। मैं जब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे और ऑप्शंस को देखेंगे और ये ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उनसे या नहीं हो रहा है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है ठीक है, और उसके अलावा जिन लोगों ने नहीं भी दिया है वो लोग इसको जरूर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस हैं और जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। यहां पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो 45 है, पर जब मैं डिस्कस करूंगा तो ऑलमोस्ट 1000+ क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहां पर कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसका एक और जो सेकंड हाफ पेपर का पार्ट है उसको मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। तो यहां पर कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा, आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, उसको भी आप लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम से। देखिए कभी भी आपके पास अगर एमसीक्यू आ रहा है तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस यूनिट का है, उसके बाद आप ये देखेंगे उस यूनिट में भी किस चैप्टर का है और फिर किस टॉपिक का है। हमें वहां तक पहुंचने का यही तरीका फॉलो करना है। दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे कि जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो चारों ऑप्शंस आप देखेंगे, आप रिकॉल करेंगे कि क्या आपने ये क्वेश्चन कभी सॉल्व किया है इससे पहले, या आपने जब पढ़ा था तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हमें एक क्रम में बेटा इनको अरेंज करना है। तो आपको मालूम है कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा नेफ्रॉन के बारे में रिकॉल करूंगा। आपको मालूम है बेटा कि किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी का वेट की अगर बात करूं तो 120 से 170 ग्राम। और किडनी के बारे में मैंने आपको बताया है TLW, T फॉर थिकनेस, लेंथ और विथ। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर और विथ 5 से 7 ग्राम। याद रखेंगे वेट 120 से 170 ग्राम। किडनी लाई करती है T12 to L3 के बीच में, मतलब 3rd 12th थोरेसिक से 3rd लंबर वर्टिब्रे के बीच में। ऐसे ही आपको दिया गया है स्कैपुला लाई करता है 2nd से 7th रिब्स के बीच में। ट्रैकिया कहां पर डिवाइड करता है? T5 लेवल पर। तो ये सारी बातें मैं मानकर चलता हूं कि आपको याद है, क्योंकि जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो सबसे पहले नेफ्रॉन की अगर बात करें तो नेफ्रॉन में जो पहला पार्ट है, देखिए यहां पर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं कि आप नेफ्रॉन पढ़ चुके हैं। तो नेफ्रॉन में जो सबसे पहले आपको बताया गया है ये क्या है? बाउमेन कैप्सूल। क्या है? बाउमेन कैप्सूल। उसके बाद फिर क्या है? PCT, पास में है, कॉन्वोलेटेड है, टिब्यूल का पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। देन DLH एंड देन ALH। ये क्या है? DLH है। इसके बाद क्या है? ALH है। और फिर क्या है लास्ट में? DCT। और DCT के बाद मेनी ऑफ द DCT मिलते हैं बेटा, तो क्या बनेगा? कलेक्टिंग डक्ट। तो क्रम आपको याद आना चाहिए। यहां पर जो ब्लड लेकर आता है उसे बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। जो ब्लड लेकर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल। और जो ब्लड लेकर जाएगा उसे इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट का कम, जिससे यहां पर एक प्रेशर बन सके और फिल्ट्रेट हो सके। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? ग्लोमेरुलस। दिस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो यहां पर देखेंगे ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। ये क्या है? बाउमेन्स कैप्सूल। तो चलिए बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, आप खुद बताइए। सबसे पहले क्या मिलता है? ग्लोमेरुलस। बिल्कुल सही, 1। ग्लोमेरुलस के बाद आपको क्या बताया गया? ग्लोमेरुलस के बाद आपको क्या बताया गया सेकंड नंबर पर? फिर आपको बताया गया बाउमेन कैप्सूल, नहीं है ऑप्शन में। देन क्या है? PCT। फिर क्या है? PCT, पास में है, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल का पार्ट है, PCT। तो 1 के बाद क्या दिया गया है आपको? 4। 1 के बाद आपको क्या दिया गया है? 4। और 4 के बाद आपको क्या दिया गया है? PCT के बाद DLH मतलब 3rd। और फिर ALH असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एल 2। और उसके बाद आपको क्या दिया गया? DCT। ये क्या है? DCT ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। तो बताएंगे जरा, तो इसमें आंसर क्या हो गया? 4 3 2 4 1 4 3 2 1 4 3 2 6 5। क्लियर है क्या? बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? B। तो याद रखेंगे इतनी सारी जानकारी हमने रिकॉल की और इसका करेक्ट आंसर क्या है? B। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन। अगर इसी में मैं पूछ लूं आपसे कि कौन सा पार्ट कॉर्टेक्स में, कौन सा पार्ट मेडुला में है, तो आप क्या बताएंगे? ये जितना पार्ट आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? कॉर्टेक्स में है।
और अंदर वाले ये पार्ट कहां है? लूप ऑफ फेनले। और ये कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट कहां है? मेडुला में। तो याद रखेंगे कलेक्टिंग डक्ट तो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में है, लेकिन ये लूप ऑफ फेनले मेनली कहां है? मेडुला में। नेफ्रॉन पूछा जाए कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने परसेंट? मोर देन 80% नेफ्रॉन हर कॉर्टिकल नेफ्रॉन, लगभग 80% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल? अगर एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट आ रहा है तो बताइए यूरिन रिलीज 1.5 लीटर है और टोटल 180 लीटर बन रहा है, तो कितना परसेंट पार्ट रीएब्जॉर्ब हो जाता है? तो बताइए कितना परसेंट पार्ट? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप? इसका करेक्ट आंसर है डी, 99%। सर ये कैसे? देखेंगे जरा, ध्यान दीजिए। आपसे पूछा जाता है जीएफआर क्या है? जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में सभी नेफ्रॉन के द्वारा जितना मटेरियल फिल्ट्रेट हो उसे हम क्या बोलते हैं? जीएफआर। उसे हम क्या बोलेंगे? जीएफआर। तो याद रखेंगे जीएफआर कितना होता है? 125 ml पर मिनट। जीएफआर कितना है? 125 ml पर मिनट, इतना ml पर मिनट। लेकिन सर 1 घंटे में कितना होगा? तो सर इसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है? पर मिनट, और 1 घंटे में कितना होगा? 60, और 1 दिन में कितना होगा? 24। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 दिन में टोटल 180 लीटर बनता है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसने आपको दे रखा है 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे बनता है, लेकिन यूरिन आउटपुट कितना है? यूरिन आउटपुट लगभग 1 से 1.5 लीटर। यूरिन का पीएच कितना होता है? ऑलमोस्ट 6। तो याद रखेंगे इसमें से फिर मोस्ट ऑफ द मटेरियल, इसका मतलब रीएब्जॉर्ब हो गया, तभी तो यूरिन आउटपुट 1.5 लीटर है। तो पूछा यार कितना परसेंट रीएब्जॉर्ब हुआ? तो लगभग 99%। कैसे रीएब्जॉर्ब होता है? देखिए जरा, यहां से जब फिल्ट्रेट नीचे आता है तो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी में। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी में। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन लेटर पार्ट ऑफ एसिड में। और पूछा जाए डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ फेनले परमिएबल फॉर वाटर, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ फेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो जब सारा मटेरियल यहां से रीएब्जॉर्ब हो गया तो सर जो यूरिन आउटपुट होगा वो कितना होगा? वो कितना होगा बताइए आप? तो 1 से 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट होता है। दैट मींस मोस्ट ऑफ द पार्ट, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट गेट रीएब्जॉर्ब। क्लियर है? तो याद रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कितना परसेंट पार्ट रीएब्जॉर्ब हुआ तो 99%। थोड़ा परसेंट की हम बात करेंगे एनसीईआरटी में जो दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए मसल आपकी बॉडी में कितना परसेंट है तो आप क्या बताएंगे? मसल आपकी बॉडी में कितना परसेंट है क्या बताएंगे? बताइए, क्या याद आया? लगभग 40 to 50% पार्ट मसल होती है। मसल बॉडी का वेट 40 से 50% बनाती है। ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55% पार्ट है। ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट कितना परसेंट है? क्या बताएंगे? 45% है। फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। और परसेंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे यहीं पर आपको दिया गया है कि जो टोटल प्लाज्मा है इसमें कितना परसेंट वाटर होता है? 92% पार्ट वाटर होता है। तो याद रखेंगे परसेंटेज वाली बात थी। फिर देखेंगे जरा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। सही बात है, हार्मोन्स के द्वारा किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। सिर्फ कौन कौन सा ऑर्गन है जो इन्वॉल्व हो रहा है? तो इसमें आंसर क्या था? डी। अब इसमें हम देखेंगे इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो फंक्शनिंग ऑफ द किडनी फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, तो आपको मालूम है मेनली तीन चीजें होती हैं जो जिम्मेदार हैं। कौन कौन सी सर? कौन कौन सी? तो देखेंगे मेनली कौन कौन जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है, हार्ट जिम्मेदार है और जेजीए। कैसे? हार्ट से क्या आता है? हाइपोथैलेमस से क्या आएगा जरा बताइए? हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोरब्रेन। हाइपोथैलेमस का और भी काम आपने पढ़ा होगा, बॉडी टेंपरेचर कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइएन्सेफेलॉन, फोरब्रेन का पार्ट होता है, बेसल पार्ट। हाइपोथैलेमस बॉडी टेंपरेचर, जो थ्रस्ट सेंटर पाया जाता है, जो प्यास लगती है पानी पीते हैं, किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व हो रहा है, थ्रस्ट सेंटर, एपिटाइट सेंटर, सेटाइटी सेंटर, और यहां पर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई बोला जा रहा है, वो कुछ हार्मोन रिलीज करती हैं। इसका मतलब सेल यह है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। तो ध्यान देंगे यहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है एडीएच। एडीएच का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेसिस को रोकता है। किसी के अंदर यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है उसका अपोजिट काम करेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। ये डायूरेसिस को रोक रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब जो यूरिन आउटपुट बढ़ गया है उसको कम करने काम कर रहा है। तो एक तो एडीएच हाइपोथैलेमस, दूसरा हार्ट से एक हार्मोन आता है एएनएफ, आपको बताया गया एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या करती है? ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बीपी को क्या करता है? कम करता है।
साथ ही साथ जेजीए आपने पढ़ा होगा, आज से कभी भी जेजीए आए तो आप बोलेंगे जेडीए। जेजीए किससे मिलकर बना होता है? जेडीए। डीए क्या है सर, एक बार बताइए। डीए देखिए क्या है, डीए क्या है, ये आप ये पेन देखेंगे, ये कलर देखेंगे आप, जेडीए। डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल, जो ब्लड लेकर आ रहा है, एफरेंट है जो लेकर जाता है, इफरेंट। तो ये डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल जहां पर नेफ्रॉन में मिलते हैं उस रीजन को कहते हैं जेजीए, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस। तो जेजीए नहीं बोलेंगे, आज से कभी भी जेजीए कहा जाए तो आप बताएंगे जेडीए। डीए मतलब डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियल। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, राइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां पर आपको बता दिया गया रास मैकेनिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द फॉलोइंग पाथवे शो द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द जेजीए कंट्रोल। अब देखेंगे, जब फालिन जीएफआर होता है तो जेजी सेल एक्टिवेट होती है और क्या रिलीज करेंगी? रेनिन। सर शरीर में 2 रेनिन होता है। शरीर में कितने रेनिन है? 2। ध्यान देना, RENNIN भी होता है और RENIN भी होता है। ये रेनिन क्या है? ये रेनिन है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि स्टमक के चीफ सेल से आता है। प्रोटीन को डाइजेशन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है रेनिन, डबल N। लेकिन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ रहे हो 1 N, तो याद कैसे रहेगा? देखेंगे याद कैसे रहेगा। 2 N लेकर चले थे डाइजेशन में, लेकिन एक्सक्रीशन में 1 N क्या हुआ? निकल गया, एक्सक्रीट हो गया। तो याद रखेंगे रेनिन में सिंगल N है, तो यहां से क्या आएगा? रेनिन। और रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन, जो कि लिवर में बनता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन इससे पहले बनेगा क्या? एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। एंजियोटेंसिन 2 के 2 काम होते हैं, एक तो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करता है और यहां से क्या रिलीज कराता है? एल्डोस्टेरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बता दीजिए जरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो जरा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी हो जाएगा, ABC। इसको एक बार हम फिर से समझेंगे। इसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम कहते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एक बार फिर से हम देखेंगे पूरी बात, देखेंगे जरा ये रास मैकेनिज्म क्या है, ये रास मैकेनिज्म क्या है। ध्यान देना जरा, ये रास मैकेनिज्म क्या है, देखेंगे, समझेंगे जरा। एंजियोटेंसिनोजन, एंजियो कहीं भी लिखा हो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? एंजियोटेंसिनोजन, एंजियो मतलब ब्लड वेसल से संबंधित है। जेन लगा हो या प्रो लगा हो इसका मतलब इनएक्टिव है, जेन है इसको जनरेट करो। ध्यान देना, एंजियोटेंसिनोजन कहां बनता है? लिवर में। देखिए जरा क्या आपको याद आ रहा है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करेगा? रेनिन कन्वर्ट करेगा। रेनिन कहां से आता है? फ्रॉम जेजीए। अब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। क्लियर? यहां कौन आता है बताइए जरा। यहां एस नाम का एंजाइम आता है लंग से। तो ये आपकी किताब में नहीं दिया, एनसीईआरटी में नहीं, पर आप याद रखेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस। एंजियोटेंसिन 2 के मेनली 2 काम, दो काम। एक तो ये पावरफुल क्या है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। तो ये जब वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो सर ये रास मैकेनिज्म एक्टिवेट कब होती है? कब एक्टिवेट होगी रास मैकेनिज्म बताइए। जब एनी फॉल इन जीएफआर, जब जीएफआर कम हो जाएगा तब ये एक्टिव होगा। एनी फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट द जेजी सेल ऑफ किडनी टू रिलीज रेनिन। तो देखिए रेनिन आया। अब दूसरा, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करता है। एड्रेनल एडजेसेंट टू द रीनल, किडनी के बगल 2 ग्लैंड पाई जा रहे हैं किडनी के सुपीरियर पार्ट पर, इसीलिए इन ग्लैंड का नाम सुप्रारीनल ग्लैंड भी है। तो याद रखेंगे ये क्या करेगी? ये एड्रेनल कॉर्टेक्स पर काम करेगी और यहां से एल्डोस्टेरॉन रिलीज कराएगी। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? साल्ट को रीएब्सॉर्ब कराता है, रिटेनिंग, साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो याद रखेंगे एल्डोस्टेरॉन को क्या बोल रहे हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। तो इसीलिए इसका नाम है रास मैकेनिज्म। और जब साल्ट रिटेन होगा तो बताइए जरा प्लाज्मा वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा। तो इसी मैकेनिज्म का नाम है रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्लियर है क्या? बोलिए। तो एनी फॉल इन जीएफआर होगा तो ये एक्टिवेट होगा और ये जीएफआर को बैक टू द नॉर्मल। क्लियर? अरे हाँ या ना? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में ये आंसर होगा डी। ओके, उम्मीद करता हूं आपने टेस्ट दिया है तो आपको ये पता होगा और आपने नॉर्मल क्लास में भी पढ़ा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरियस इवेंट अकर ड्यूरिंग मैच्योरेशन रिफ्लेक्स दैट अकर्स इन अ पेशेंट। भोला, एक पेशेंट भोला है, देखो भोला आ गए हैं।
बोला के अंदर ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आया। पहला काम तो मिक्चुरेशन है क्या? द प्रोसेस ऑफ वर्डिंग ऑफ यूरिन, यूरिन पास आउट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन ये है। पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ बेबी। डेफिकेशन क्या है? फीकल मैटर का पास होना। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में क्या घटनाएं घटित हुई होंगी भोला के साथ? तो ध्यान देना, जब ब्लैडर के अंदर क्या आएगा? यूरिन आएगा। ध्यान देना जरा, जब ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा होगा तो क्या होंगे? इसके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। यहां पर एक मसल भी पाई जाती है, डेट्रोसर मसल, बताया भी है आपको। ध्यान देना, यहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये मैसेज भेजेंगे कहां? सीएनएस को। क्लियर? इसका मतलब पहली बात तो क्या है? पहली बात क्या है बताइए जरा? पहले क्या भेजा जाएगा? सिग्नल भेजा जाएगा। उससे पहले क्या होगी? यूरिन इकट्ठा होगी। कहां से? यूरेटर से। ये कहां से आ रहा है? किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा। तो ध्यान देना, तो पहले यूरिन इकट्ठा होगी तो सर द ब्लैडर फिल विद द यूरिन, तो ये क्या हो गया? सबसे पहले नंबर 2। फिर स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और मैसेज कहां भेजा? सीएनएस को। क्लियर? इसके बाद क्या होगा जरा बताइए? इसके बाद सीएनएस यहां पर जो जा रहा है सेंसरी मैसेज है, यहां से जो आएगा ये मोटर होगा। और मोटर मैसेज क्या करेगा जरा बताइए? मोटर मैसेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो स्पिंचर यहां पर पाया जा रहा है वो रिलैक्स होगा। उल्टा मत कर देना, स्पिंचर को कॉन्ट्रैक्ट मत कर देना, नहीं यूरिन कहां पास आउट हो पाएगी। तो याद रखेंगे, मसल गेट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पिंचर गेट रिलैक्स, और फर्दर फिर क्या होगी? यूरिन पास आउट होगी। फिर बेटा यहां पर आपको क्या बताया गया? तो पहले ये हो रहा है, देन पहले फिर ये हो रहा है, और फिर तो देख लीजिए आंसर कहां है? 2 1, अरे 2 पहले, फिर 1, फिर 4, 2 1 4 और देन यूरिन पास आउट। क्लियर है क्या? बोलिए जरा, क्लियर है क्या? तो याद रखेंगे इसमें आंसर क्या है? ए फर्स्ट। देखेंगे नेक्स्ट, एम्स नेफ्रोलॉजी ओपीडी में एक कंडीशनल क्वेश्चन दिया गया। एक डॉक्टर राहुल हैं और वो डायलिसिस कर रहे हैं एक पेशेंट का, डोनाल्ड। अब इनकी डायलिसिस के दौरान डॉक्टर्स और टेक्नीशियन ने क्या स्टेप उठाया होगा? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या कदम उठाया होगा? तो ध्यान देंगे, यही चीज हम देखने जा रहे हैं यहां पर। तो सबसे पहले तो ब्लड को निकाला जाएगा। तो इस पेशेंट के, डोनाल्ड के ब्लड को निकाला जाता है। ध्यान देना, ब्लड निकालते हैं। ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, यूजुअली ब्रेकियल आर्टरी से ले रहे हैं। ब्लड को निकाला गया तो ब्लड निकालने पर बाहर जाकर क्लॉट हो सकता है, तो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाएगा। एंटीकोगुलेंट यहां पर कौन सा दिया गया आपको? हिपैरिन। आपको पता है हिपैरिन एक पॉलीसेकेराइड है। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है बिकॉज दे प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू द थ्रोम्बिन। क्लियर? ध्यान देंगे, तो जो ब्लड निकाला गया तो पहले ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी और इसमें एंटीकोगुलेंट मिला दिया। तो सर ये मैंने डोनाल्ड के हाथ से ब्लड निकाला और इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? एंटीकोगुलेंट, नहीं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा भाई। क्लियर? अब क्या हुआ? अब इस ब्लड को हम क्या करते हैं? इस ब्लड को हम एक मशीन के थ्रू पास करेंगे। इस ब्लड को हम किसके थ्रू पास करेंगे? एक मशीन के थ्रू पास करेंगे। ध्यान देना, तो जब इस ब्लड को मशीन के थ्रू पास करेंगे, देखो ब्लड इज पासेस थ्रू अ क्वाइल्ड पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन। यहां पर क्वाइल्ड पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है। सर क्वाइल्ड क्यों है? जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए। सेलोफेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, विस एसपीएम एग्जांपल है। और यहां पर ये जो ट्यूब है, बाथ इन द डायलाइजिंग फ्लूइड, यहां पर आसपास में क्या भरा है? डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये ब्लड यहां से आ रहा है तो भोला के अंदर क्या कराया जा रहा है? डायलिसिस। इसका मतलब भोला की जो किडनी हो प्रॉपर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही है, इसलिए इस क्वाइल्ड ट्यूब को हम बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल किडनी बोला गया है। तो यहां से क्या होगा? इसके अंदर ज्यादा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो यूरिया यहां से यहां निकल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। और यहां पर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहां पर सब कुछ पाया जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो नाइट्रोजनस वेस्ट अब ये प्योर है इसकी तुलना में, तो यहां से हाई नाइट्रोजनस वेस्ट, हाई कंसंट्रेशन है, इसलिए इधर आ गए। और फिर अब एंटी हिपैरिन मिला दिया जाएगा और ब्लड को फिर से वेन में डाल दिया जाएगा। तो क्रम क्या हो गया जरा बताओ? क्रम हो गया, क्या होगा क्रम बताओ जरा? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? 1 फिर 3 फिर 2 एंड देन 1 3 2 और फिर 4। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। ओके, तो एग्जांपल आपको दिया गया है डायलिसिस का, वहीं से क्वेश्चन को तोड़कर पूछा गया है। उम्मीद है समझ में आया, हां या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए, ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट, ऑब्जर्व कर लिया, इसमें एबीसी पूछा गया है, ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन देखिए किस तरह पूछा गया है, टाइम टेकिंग है। तो देखेंगे यहां पर 3 प्रकार की आपको पता है कि मसल्स आपकी बॉडी में पाई जाती हैं। एक मसल क्या है? एक मसल है स्ट्राइप्ड मसल, और एक क्या है? अनस्ट्राइप्ड, और एक क्या है? कार्डियक मसल। ध्यान देना, कार्डियक मसल, 3 प्रकार के मसल, स्ट्रेटेड मसल, स्ट्राइप्ड मसल, जिनके वो देखने पर उनके ऊपर रेखाएं होती हैं, उन्हें स्ट्रेटेड या स्ट्राइप्ड मसल बोलेंगे। ध्यान देना, ये मसल्स जो स्ट्राइप्ड मसल हैं, स्ट्राइप्ड मसल रेखित पेशियां स्केलेटन से जुड़ी हैं, बोन से काउंट, इसलिए ये आपके कंट्रोल में हैं, आप जैसे चाहे उनको मूव करा सकते हैं। इसलिए इन मसल को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। ध्यान देना, लेकिन अनस्ट्रेटेड मसल्स, इनको देखा गया तो ये किसी स्केलेटन से जुड़ी नहीं होती। ध्यान देना, अनस्ट्राइप्ड, ये विसरल पार्ट से जुड़ी हैं, ये विसरल ऑर्गन में पाई जा रही हैं, तो ये आपके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? जबकि ये मसल कंट्रोल में है, मतलब इच्छा के अनुसार काम करती है, तो इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। इनको हम क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल। और तीसरी कार्डियक मसल, जो कहां पाई जा रही है? हार्ट में पाई जा रही है। ध्यान देना, तो 3 प्रकार की मसल हुई। ये मसल देखने में इनके ऊपर कोई रेखा नहीं है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल। अब सवाल क्या है? सवाल देखिए जरा, देखिए कैसे पूछा गया। पहला, ए क्या है? ध्यान देना, यहां पर ए क्या होगा? कौन सी मसल है जो इनवॉलेंट्री मसल नहीं है? सर, जो इनवॉलेंट्री नहीं है वो है क्या? वो क्या है? स्केलेटल है। क्लियर? तो ए पर मैंने क्या भर दिया? स्केलेटल मसल। फिर बी पर हम क्या भरेंगे? सर, इनवॉलेंट्री है। क्लियर? तो स्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेड तो है, इनवॉलेंट्री है, स्ट्रेटेड है, बिल्कुल सही। तो इनवॉलेंट्री है, स्ट्रेटेड। अब देखना जरा, इनवॉलेंट्री है, स्ट्रेटेड भी है, तो ये कौन सी मसल हो गई? बताओ जरा। हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनके ऊपर रेखा है, तो ये क्या हो गया? कार्डियक मसल हो गई, क्योंकि कार्डियक मसल के ऊपर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। कार्डियक मसल, यहां से एक पार्ट उठाएंगे। कार्डियक मसल याद करने का तरीका है, आपके हार्ट में रेखा तो है पर कंट्रोल में नहीं है। किस काम की? रेखा। ध्यान देना जरा, तो आपके हार्ट में रेखा तो है पर रेखा कंट्रोल में नहीं है। तो रेखा है सर, रेखा है मतलब स्ट्रेटेड है, बट दे आर इनवॉलेंट्री। तो स्ट्रेटेड, यहां से एक प्रॉपर्टी क्या लिया? स्ट्रेटेड लिया, और यहां से क्या लिया? इनवॉलेंट्री। इन दोनों की एक एक प्रॉपर्टी ले लिया। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, इनवॉलेंट्री है, स्ट्रेटेड है, इसका मतलब ये कौन सी मसल है? कार्डियक मसल। तो सर बी क्या है? बी क्या है? बी, ध्यान देना, इनवॉलेंट्री है, यस, स्ट्रेटेड हो गई। अब यहां पर बी पर आप क्या फिल करेंगे बताइए जरा? सी क्या हो गया? कार्डियक हो गया, और ए क्या हो गया? इनवॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है, तो कौन सी मसल हुई? इनवॉलेंट्री है, तो ये स्मूथ मसल हुई। ध्यान देना, तो ए पर आप क्या भरेंगे बताइए? ए पर आप क्या भरेंगे? ए पर आप क्या भरेंगे? ए स्केलेटल मसल, बी सी कार्डियक मसल, सी कार्डियक मसल, सी कार्डियक मसल। ध्यान देना, ये गलत, ये गलत। ए इनवॉलेंट्री नहीं है, अगर कहता यस यहां पर तो आंसर क्या होता? स्मूथ, लेकिन कह रहा इनवॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री नहीं है, तो ए क्या हो गया? स्केलेटल मसल। तो सर ए स्केलेटल और सी कार्डियक, तो आंसर क्या हो गया? बी विसरल मसल। विसरल मसल मतलब जो स्ट्रेटेड ना हो, स्ट्रेटेड नहीं है, स्ट्रेटेड ना हो, तो स्ट्रेटेड ना हो तो कौन सी मसल? स्मूथ मसल या विसरल ऑर्गन में पाई जाती है विसरल मसल। क्लियर है क्या? तो ध्यान देंगे, यहां पर क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया? नो नो पूछ लिया गया है। जो इनवॉलेंट्री ना हो, जो इनवॉलेंट्री है उसे स्मूथ बोलते हैं, तो जो इनवॉलेंट्री ना हो वो क्या? स्केलेटल है। क्लियर? जो स्ट्रेटेड ना हो वो क्या है? स्मूथ है या विसरल है। और तीसरा ये देखिए डायरेक्ट, जो रेखा तो है पर कंट्रोल में ना हो वो क्या है? कार्डियक मसल। क्लियर? तो आप याद रखेंगे 3 प्रकार की मसल। अब देखेंगे जरा, क्वेश्चन को थोड़ा अपोजिट पूछा गया था, इधर देखेंगे। यहां पर कह रहा है कि द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज करेक्टली, कैसे बताया गया है? तो आपको मालूम है आपकी बॉडी में 2 प्रकार के साइनेप्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द साइनेप्स केमिकल साइनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कम होते हैं आपकी बॉडी में, रेयर होते हैं।
और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत कम पाया जाता है, इसमें कंडक्शन तेज होता है इलेक्ट्रिकल में, जबकि केमिकल में थोड़ा धीरे होता है। तो याद रखेंगे यहां पर आपको बताया गया है कि कैसे होगा प्री और पोस्ट। तो पहला काम तो सर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहां पर इन दोनों में बहुत कम, मतलब जो प्रॉक्सिमिटी बहुत पास होती है, तो बताएंगे जरा। यहां पर दे आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दे आर वेरी क्लोज। और रिक्वायरमेंट, यहां पर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, तो आंसर क्या होगा? ए। क्लियर है क्या? बताइए, क्लियर है क्या? तो याद रखेंगे ये बात। अब देखेंगे यहां पर बताएंगे करेक्ट डायग्राम दिया गया है एक्सॉन टर्मिनल का साइनेप्स पर। अच्छा, साइनेप्स यहां पढ़ा है, साइनेप्सिस आपने मियोसिस में पढ़ा होगा, क्लियर सेल डिवीजन में पढ़ा होगा। साइनेप्स और साइनेप्सिस में थोड़ा अंतर है, याद रखेंगे। साइनेप्सिस आपने जब रिडक्शनल डिवीजन पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा, क्लियर। अब देखेंगे यहां पर आपसे पूछा गया ए बी सी का काम, ए बी सी का काम। तो पहला काम तो सर ये सी क्या है? सी क्या है एक प्रकार का? सी क्या है बताइए आप? सी एक प्रकार का क्या है? रिसेप्टर है, क्लियर। देखो यहां पर 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, पर यहां पर 3 चीजें हैं। तो सी क्या है? सी रिसेप्टर है। तो रिसेप्टर आर हाईली स्पेसिफिक, और कहां पर आप पाए जाते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, क्लियर। तो अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि इसको आप बताइए, ए बी सी को एक तो पहचानो और दूसरा फिर उसका काम बताओ। तो ध्यान देंगे, अब सी क्या है? रिसेप्टर है, बी क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है, और ए क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, क्लियर। ए क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब हमें इसमें से करेक्ट पहचानना है, और उसके पहला काम तो डायग्राम पहचानना है, उसके बाद उसका हमें काम भी बताना है, क्लियर। तो देखेंगे जरा, तो ए सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, तो एट द यहां पर जब क्या होता है तो सिनेप्टिक वेसाइकिल, ए सिनेप्टिक वेसाइकिल है, स्पेस को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ए में क्या है? द एट अ केमिकल साइनेप्स, जब यहां पर बेटा इंपल्स आएगा तो ये क्या होगा? जो वेसाइकिल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं ये आगे की तरफ आएंगे, तो ये होगा क्या? ए का काम हो गया, क्लियर। फिर मतलब ए वाले डायग्राम को हम मिलाएंगे 1 से, ए को मिलाएंगे किससे? 1 से, ए को मिलाएंगे हम किससे? 1 से। एक में ही आपका आंसर आ गया। आइए चेक करते हैं बी और सी। बी मैंने बताया न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये देखो लिखा भी है, न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट इज द स्पेस, यहां पर जो स्पेस है उसे क्लेफ्ट बोलेंगे। ये सिनेप्टिक वेसाइकिल है, न्यूरोट्रांसमीटर, और सी आर द रिसेप्टर। इसका आंसर क्या होगा? 9 का सी, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे जरा। अब यहां पर आपको बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और मार्क द इनकरेक्ट। पहला काम तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? कौन सा कथन गलत है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है, क्लियर। इपिनेफ्रिन डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर, गलत बात। आपने पढ़ा है कि जिन आयन के रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पर पाए जाएंगे उनमें सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत है, जैसे IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, कैल्शियम का एग्जांपल दिया गया है, क्लियर। साइक्लिक एमपी का एग्जांपल दिया गया है। तो आप याद रखेंगे जिनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर हैं वो स्टिमुलस को ले जाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत उनको पड़ती है। तो यहां पर आपको क्या बताया गया? इपिनेफ्रिन डू नॉट, गलत बात है। इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाए तो एक रोग होता है, उसका क्या नाम है? डायबिटीज मिलेटस। तो ये बात क्या है? सही है। हमसे पूछा क्या गया? गलत क्या है? गलत क्या है? गलत क्या है? थाइमोसिन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, गलत बात, गलत बात। थाइमोसिन क्या कराता है? एंटीबॉडी को बढ़ाता है, ना कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ना कि इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है सर? इंटरफेरॉन देखोगे क्या है? इंटरफेरॉन वायरस इंफेक्टेड सेल के द्वारा, ये सेल मान लो वायरस से इंफेक्टेड है, तो ये क्या करेगी? कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेंगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स रिलीज करेंगी। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? इंटरफेरॉन। फिर से सुनना, इंटरफेरॉन आर द केमिकल दैट आर सिक्रेटेड बाय वायरस इंफेक्टेड सेल। तो ये केमिकल करता क्या है सर? दैट प्रिवेंट द अदर सेल फ्रॉम फर्दर इंफेक्शन, पड़ोसी सेल्स को बचाती हैं जिससे उनको फर्दर इंफेक्शन ना हो। तो याद रखेंगे। अगर इसी में मैं आपसे पूछूं थाइमोसिन कहां से आता है, तो थाइमस ग्लैंड से आता है, क्लियर। थाइमस कहां पाई जाती है? बेनेथ द स्टर्नम पाई जाती है। स्टर्नम का दूसरा नाम क्या है? ब्रेस्ट बोन है, क्लियर। तो आप याद रखेंगे ये बात। फिर द पिट्यूटरी हार्मोन, अच्छा यहां पर बताइए डायबिटीज मिलेटस इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहां से आता है? बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज, क्लियर। पेंक्रियाज थोड़ा रिकॉल करेंगे, पेंक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। पेंक्रियाज के अंदर 98% पार्ट एक्सोक्राइन है जिसे पेंक्रियाटिक एसिनाई बोलते हैं, जबकि 2% पार्ट इंडोक्राइन है जिसमें
अल्फा और बीटा सेल मेनली पाई जाती हैं, अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन और बीटा सेल से इंसुलिन। तो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं डायबिटीज मिलेटस इसकी वजह से हो रहा है, तो बताओ जरा डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है? डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से? याद आया क्या? बिल्कुल याद आया सर, डायबिटीज इंसिपिडस होता है किसकी कमी से? एडीएच की कमी से। एडीएच कहां से आता है? अभी बताया था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जरा। पहली बात क्या है, गलत है, तीसरी बात भी गलत है, यह बात सही है। डायबिटीज की मिलेटस डीएम जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा क्या होगा? एडीएच या वैसोप्रेसिन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है। पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमैटिक टिश्यू, ये तो सही बात है, बिल्कुल सही। ग्रोथ हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट डिस्टेलिस से, बल्कि पार्ट डिस्टेलिस पार्ट से। क्लियर? तो गलत पूछा गया था सर, 1 और 3, बिल्कुल सही 1 और 3। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, फिर मिलाओ तो मिला देंगे, बिल्कुल आसान है वैसे क्वेश्चन। फिर देखिए, एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, सभी क्वेश्चंस के अंदर मैंने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरल अभी मैंने बताया था कि ये क्या रिएब्जॉर्ब कराता है, इलेक्ट्रोलाइट साल्ट रिटेनिंग हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन। तो हम ए को किससे मिलाएंगे, जो बताइए, ए को हम किससे मिलाएंगे, बोलो भाई। इसमें आंसर क्या था? इसमें आंसर मैंने आपको बता दिया, पूछा था क्या? इसमें पूछा गया था कि कौन सी बात है जो, तो सी आंसर इनकरेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे 11, ध्यान देंगे। तो 1 मिल गया किससे? 4 से। ए मिल गया किससे? 4 से। सर ए 4 से एक ही जगह मिल रहा है, ये देखो। लेकिन और चीजें हम रिकॉल करेंगे। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स। पहले तो बताओ कॉर्टिसोल आता कहां से? जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती हैं सर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेरिस, GFR। ग्लोमेरुलोसा से क्या याद आया आपको? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यहां से सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल आल्सो इन्वॉल्व इन द इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। क्लियर? फिर तीसरा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड ऑफ द, तो ये क्या कराता है बताओ जरा? ये ग्रोथ ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कराता है। और कैटेकोलामीन आपको मालूम है बेटा, कैटेकोलामीन ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन को क्या करता है? बढ़ाता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। एड्रिनल ग्लैंड के मेनली हार्मोन यहां पर आपसे पूछे गए हैं, और इस साल नेट 2025 में यहां से क्वेश्चन आया भी था। देखेंगे जरा नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, क्या सही नहीं है, देख लो। गलत पूछा गया। रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल रिस्पायर थ्रू लंग्स। रेप्टाइल बर्ड मैमल, ओके, रेप्टाइल बर्ड और मैमल लंग्स के द्वारा रिस्पायर करते हैं, ओके सर, सही बात है। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग रिस्पायर थ्रू गिल्स मॉइस्ट स्किन बक्कोफेरेंजियल कैविटी, सही बात है। अलग अलग मॉड में एम्फीबियन रिस्पायर करेंगे, स्पेशली फ्रॉग का क्वेश्चन इस बार आया था, लेकिन आगे गलत कर दिया सर। जब मैमल लंग से करता है, आपके पास एक पेयर लंग्स है, आपको मालूम है, ध्यान दीजिए, लेकिन मोस्ट मैमल्स, ये गलत कर दिया सर। मैमल्स जो होते हैं एक्सचेंज करते हैं क्या बॉडी सरफेस से, गलत बात है। आपके पास तो फेफड़े हैं। फिशेस यूज गिल्स, और गिल से रिस्पिरेशन तो उसे ब्रैंकियल रिस्पिरेशन कहते हैं, सही बात है। लंग से तो उसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रिस्पिरेशन। स्किन से उसे क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। क्लियर है क्या? बताइए, कोई जीव कैसे रिस्पायर कर रहा है, किस पर डिपेंड करेगा? हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोई जीव क्या एक्सक्रीट करेगा, किस पर डिपेंड करता है? हैबिटाट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हैबिटाट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन को क्या बोलते हो? इकोलॉजिकल निके। आगे आप पढ़ेंगे। क्लियर? याद रखेंगे ये बात। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें भी मैंने डबल चीजें इसने पूछ लिया है, ध्यान देना, डबल चीजें। कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द फिगर एंड आइडेंटिफाई करेक्ट, ए से डी तक करेक्ट बताना है। तो सर ए से डी तक, तो सबसे पहले तो आप सी बता दीजिए क्या है, सी बता दीजिए क्या है। सी क्या और ए क्या है? ए क्या है जल्दी से बताएंगे। ए क्या है? ए है लैरिंग्स। ए क्या है? लैरिंग्स। ये है ए मिला दो 7 से, ए मिल गया 7 से, 7 से 7 से, ये आंसर नहीं है। अब हम देखेंगे बी क्या है। बी मान लो क्लियर नहीं हो रहा है आपको डायग्राम में, तो हम देखेंगे सी क्या होगा बताओ जरा। सी है इपीग्लॉटिस, क्लियर? तो सी किससे मिला दो? 6 से, ओके, 6 से, ओके। डी मिला दो किससे? 5 से, बिल्कुल ट्राई किया है। अब हम बी देखेंगे। बी तो 2 चीजें ऑप्शन है, ब्रोंकियोल दिया गया है या एल्वेलाई। अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम याद हो तो दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोंकियोल।
क्लियर? क्योंकि आपको रास्ता मालूम है, यहां से लेकर एल्वुलाई तक का रास्ता मालूम है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल नेजल पैसेज नेजल चैम्बर फायरिंग ग्लॉटिस लाइन ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकियोल टर्मिनल ब्रोंकियोल डक्ट ऑफ एल्वुलाई और एल्वुलाई, पूरा रास्ता यहां से एल्वुलाई तक का मालूम है। तो ये थोड़ा डायग्राम आप याद रखेंगे, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। यहां पर जो बी दिया गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रोंकियोल। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, इसमें तो मैंने सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को एक साथ कर दिया। पहले तो आप बताएं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होता है? 12 से 16 टाइम पर मिनट, 12 से 16 टाइम पर मिनट। क्लियर? अब इसमें मुझसे कह रहा ए बी सी डी ई बताओ क्या है, ए बी सी डी ई क्या है? तो ये बात क्लास में ग्राफ में भी आपको बताई गई है, पर एक बार हम फिर से देखेंगे कि बताइए सर ए क्या है, ए क्या है? तो सर एकदम क्लियर है, ए क्या है? आई आर वी। ए क्या है? आई आर वी। ध्यान देना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखो जरा, रिजर्व आपने स्टोर करके रखा है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के दौरान जितनी एयर अंदर लाई जा सके आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब हम फोर्सफुली 2500 से 3000 ml IRV। तो ये क्या है? IRV। बिल्कुल सही, ये क्या है? IRV। तो आप याद रखेंगे IRV। इसको हम एक बार यहां ग्राफ में ड्रा करते हैं। ये देखिए नॉर्मल वे एयर है, टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? नॉर्मली जो इंस्पायर एक्सपायर करो, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब हमने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, कितनी एयर हम और अंदर ला सकते हैं? देखो, एक्स्ट्रा एडिशनल एयर, एडिशनल मतलब रादर देन द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा एडिशनल एयर जितनी अंदर लाई जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? IRV। इसको हम और अच्छे से यहां समझेंगे, ध्यान देना, यहां समझिए, यहां समझो, देखेंगे नॉर्मल एयर, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम 500 ml। ये समझ लो आउट है और ये समझ लीजिए इन है, समझेंगे जरा। तो हम जो एयर एडिशनली बाहर से और अंदर घसीट लें उसे क्या बोलेंगे? IRV। ये क्या है? TB। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी, बोलो जरा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल ब्रीदिंग। लेकिन पूरी तरह एयर निकालने के बाद थोड़ा एयर अंदर रह जाती है, रिजर्व रह जाती है, इसे क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml। अब कैपेसिटी की हम बात करेंगे, तो ये क्या हो गया? TB प्लस IRV क्या है? IC। ये दोनों सर क्या है? EC। ये दोनों क्या है? FRC। और ये क्या है? VC। एम्स 2016 का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। और पूरा क्या है? TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यहां से हम सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब TB IRV मिला के क्या बना? IC। TB ERV EC। FRC फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान जो रेसिड्यू बचा रहे रेसिड्यू, यही FRC। डायग्राम में देखिए, तो पहला क्या हो गया? IRV। दूसरा क्या हो गया? B क्या है? TLC। अरे बोलो भाई, B क्या है? TLC। C क्या है जरा बताइए? C क्या है? C में मैंने देखिए IRV और TB मिला दिया, तो C क्या है? IC। C क्या है? IC। ये देखिए C, देखिए IC। C क्या है? IC। क्लियर? A क्या था? IRV। AIRV फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर है क्या? बोलिए जरा। अभी लास्ट में मैं एक जगह आपको आंसर दे दूंगा एक बार फिर से। ओके, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको ये समझ में आया, नहीं तो पिछला डायग्राम आप देख लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेप। पहला स्टेप क्या और दूसरा स्टेप क्या है? किसके दौरान एयर अंदर आती है? भाई इंस्पिरेशन के दौरान एयर अंदर आएगी, इन इंस्पिरेशन। और एक्सपायरेशन में क्या होगा? इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन एयर अंदर आएगी, एक्सपायरेशन में क्या होगा? CO2 रिच एयर बाहर जाएगी। पहले क्या है? इंस्पिरेशन, दूसरा क्या है? एक्सपायरेशन। आई देन एक्सपायरेशन। क्यों इंस्पिरेशन होता है बताओ? इंस्पिरेशन तभी होता है जब फेफड़े के अंदर का प्रेशर क्या हो जाए? कम, नेगेटिव प्रेशर। तो ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको तोड़ कर दिया गया। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स इज कैरीड आउट बाय कौन सा ग्रेडियंट? प्रेशर ग्रेडियंट। एक प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए तभी एयर मूव करेगी। आपको मालूम है प्रेशर, हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर जाती है। तो नॉर्मली जो बाहर प्रेशर है उसकी तुलना में अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो तभी एयर अंदर आएगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट, तो
पहला क्या है इंस्पिरेशन, दूसरा क्या है एक्सपायरेशन, तीसरा प्रेशर ग्रेडियंट। इंस्पिरेशन तभी होगा जब लंग्स के अंदर कैसा प्रेशर हो जाए, निगेटिव प्रेशर। क्लियर? तो आप याद रखेंगे लोअर, जिससे यहां पर कैसा प्रेशर जनरेट होगा, निगेटिव प्रेशर। और एक्सपायरेशन कब होगा, जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, हाइयर हो जाए। क्लियर? तब अंदर की एयर क्या जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। तो फिर से देखेंगे, इंस्पिरेशन देन एक्सपायरेशन देन प्रेशर ग्रेडियंट। फिर नंबर 4 पर क्या बताएंगे, लोअर हो और निगेटिव हो और यहां पर हाइयर। क्लियर? अब इसको यहां समझो, यहां समझो, ध्यान देना। एयर अंदर कब आएगी, ध्यान दो भाई। एयर अंदर तभी आएगी जब अंदर का प्रेशर क्या हो, निगेटिव। अंदर का प्रेशर निगेटिव कैसे होगा, ध्यान देना। नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। इंस्पिरेशन स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये उसी प्रोपोर्शन में फेफड़ा भी क्या करता है, एक्सपेंड करेगा। तो जो वॉल्यूम है वो लंग्स का क्या हुआ, बढ़ा। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर घटा, लंग्स के अंदर प्रेशर घटा तो निगेटिव प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर की तुलना में। तो एटमॉस्फेरिक एयर इन दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। क्लियर है क्या? तो ये बात आप पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और देखेंगे इसी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का, डी आंसर। क्लियर? आपसे और पूछ लिया जाए, बताइए हमारी रिब थोरेसिक केज कैसे बना, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, डॉर्सली बाय द थोरेसिक वर्टिब्री, लेटरली बाय द रिब्स, लोअर साइड बाय द डोम शेप डायफ्राम। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे बात। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बताओ भाई इनकरेक्ट क्या है, ध्यान देना। तो आप याद रखेंगे इनकरेक्ट मतलब कौन सा कथन यहां पर क्या पूछा, जरा गलत है। देखिए जरा गलत क्या है। हाइपरबोलिक कर्व मिलता है जब परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन के साथ। सही बात है। अगर हम हीमोग्लोबिन के साथ खींचते हैं तो सिग्मोइड एस शेप कर्व मिलता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया है। लेकिन मसल में एक प्रोटीन पाई जाती है मायोग्लोबिन, अगर उसके साथ हम ग्राफ को ड्रा करते हैं तो उसका शेप कैसा मिलता है, हाइपरबोलिक। फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक। सही बात है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का प्रयोग करते हैं हम इन सब के इफेक्ट का क्या, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है बाइंडिंग पर, और उसमें मदद करता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ओडीसी। एल्वेलाई में कह रहे हैं कि हाई कंसंट्रेशन क्या है, ऑक्सीजन की। सही बात है, एल्वेलाई में 104 mmHg। लो क्या है, CO2। लो CO2 तो याद रखेंगे CO2 की मम्मी को, H+ की मम्मी कौन थी, CO2। कैसे, ध्यान देना, H2O प्लस CO2 से क्या बनता है भाई, H+ प्लस SCO3-। तो H+ बढ़ेगा कब, जब क्या बढ़ेगा, CO2 मम्मी हुई कि नहीं H+ की। तो ध्यान दो, लो CO2 तो H+ भी कम, और लो टेम्परेचर बिल्कुल सही। और ये सारे फैक्टर है ब्रेकडाउन ऑफ, गलत बात। आपको पता है कि फेफड़े पर तो जुड़ते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, एल्वेलाई में तो जुड़ते हैं ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। इसका क्या मतलब है, फेफड़े पर फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का, ना कि डिसोसिएशन। डिसोसिएशन टेक्स प्लेस एट टिश्यू लेवल। नेक्स्ट भी देख लेंगे तो यही आंसर है सी। ऑक्सीजन गेट बाइंड हीमोग्लोबिन एट द लंग, ये देखो नेक्स्ट बात, और जब गेट डिसोसिएटेड द टिश्यू, लास्ट बात सही, ये बात गलत है। क्लियर, सी आंसर। अब देखिए कह रहा है कि बताइए कौन सी कंडीशन में लेफ्ट, तो हमेशा अपने जीवन में याद रखना आज जो बता रहा हूं, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग्स। एल फॉर, याद करने का तरीका है, ध्यान देना, नहीं तो एक्चुअल में P50 वैल्यू से निकालते हैं इसको। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लंग्स। कर्व ग्राफ पूछ रहा है लेफ्ट कब जाएगा, आइए देखते हैं। तो हमको तो पता एल फॉर लेफ्ट और एल फॉर लंग्स। लंग्स पर कर्व लेफ्ट साइड की तरफ फेवर करता है। अब लंग्स पर क्या होता है ये पता है आपको, आइए देखते हैं। लंग्स पर क्या होता है, देखो ऑक्सीजन ज्यादा, PO2 ज्यादा, PCO2 कम, H+ आयन कम। अभी बताया हूं H+ की मम्मी CO2 थी। CO2 बढ़ेगा तो H+ बढ़ेगा, CO2 कम होगी तो H+ कम होगा। तो PO2 बढ़ा तो CO2 कम, H+ कम, H+ कम तो pH ज्यादा। अब बताइए लंग्स और टिश्यूज में कहां पर टेम्परेचर ज्यादा, टिश्यू पर टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि कहां पर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर टेम्परेचर कम। अब बताओ, कह रहा है कि बताइए कब कर्व लेफ्ट जाएगा, हाई टेम्परेचर, गलत बात, हाई O2 सही बात, लो टेम्परेचर सही बात, हाई PCO2 गलत बात, क्लियर, लेस H+ सही बात। तो देखिए आंसर क्या होगा, बताओ जरा, आंसर क्या होगा, C, D और E। करेक्ट आंसर क्या होगा, ये
L लेफ्ट लंग्स पर, यही सारी अवस्थाएं पूछी गई है। ओके, तो मैं मान के चलता हूं कि आपको समझ में आया। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर स्टेटमेंट असर्शन रीजन आपको दिया गया है। तो देखो रेट ऑफ ब्रीदिंग कह रहे हैं कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट आर प्रेजेंट इन द मेडुला। आपको पता है मेडुला के पास क्या होता है बेटा, आरआरसी, मेडुला इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। पीसी कहां होता है, पॉन्स में होगा। अब देखेंगे पीसी कहां होगा, पॉन्स में होगा, आरआरसी। और चेंज इन द CO2 लेवल ऑफ द आर्टेरियल ब्लड कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीदिंग। सही बात है, CO2 बढ़ेगा तो क्या होता है, H+ भी बढ़ेगा, और H+ बढ़ेगा तो pH इफेक्ट होगा ब्लड का। इसलिए यहां पर रीजन सही है, और जो कि असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो बताइए 18 में आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। क्लियर, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए यहां पर आपको दो कॉम्बिनेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू। तो कुछ चीजें आपको मालूम है, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर 159 mmHg। क्लियर, ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में ज्यादा, फिर कहां आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहां से एयर कहां आई, एल्वेलाई में। तो एल्वेलाई में कितनी, 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यू में 40। तो मिला दीजिए इसको, इसको आप मिलाएंगे तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। इसका आंसर हो जाएगा ए का 4, ये देखिए डी, बी का 3, गलत बात। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्ग रिस्पेक्ट टू लिम्फ, रॉन्ग कह रहा है, गलत की बात कह रहा है। तो आपको मालूम है कि जो लिम्फ होता है वो ब्लड के फिल्ट्रेशन के द्वारा ही बनता है। ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा तो लिम्फ है क्या, तो एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे लिम्फ इज इक्वल टू, बताओ भाई, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस क्या, व्हाट आरबीसी। क्लियर, ध्यान देंगे। तो यहीं पर एक्सचेंज होता है, सही बात है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यूज के पास रहते हैं। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, लिम्फ इज अ कलरलेस, सही बात है। कंटेनिंग एरिथ्रोसाइट, गलत बात भाई, एरिथ्रोसाइट थी तो नहीं होती, क्योंकि जब ब्लड कैपिलरीज के क्रॉस पास होता है तो यहां से मटेरियल बाहर आ जाता है, और जो फिल्टर मटेरियल होता है इसी को यहां पर लिम्फ बोलते हैं, ये बाद में फिर से लार्जर वेन के थ्रू चला जाता है। फैट एब्जॉर्ब होता है, लार्ज लिम्फेटिक वेसल इंटेस्टाइन में होती है, लेक्टियल्स। तो लास्ट बात भी सही है, लिम्फ को मिडिल मैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जरा करेक्ट क्या है। यहां पर आपको एक रिलेशन मालूम होगा कि जो कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम। पहले तो हमें वैल्यू बता दो, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम है क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल्स के द्वारा जितना अमाउंट ऑफ ब्लड बाहर निकलता है, तो जो आर्टरीज के द्वारा ब्लड बाहर जा रहा है हार्ट से एक पंप में, उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक हिट करना एक बार, तो याद रखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो सर स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू 70 ml होती है और हार्ट रेट 72 टाइम होता है, इसलिए जो कार्डियक आउटपुट है लगभग क्या आता है, 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट के अंदर आपके हार्ट से कितना ब्लड बाहर पंप किया गया उसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। किडनी में कितना ब्लड जाता है, रफली 1/5, 20% ऑफ द ब्लड गेट पंप्ड टू द बोथ किडनीज पर मिनट। तो देखेंगे कार्डियक आउटपुट। अब यहां पर रिलेशन आपसे पूछ लिया, रिलेशन पूछ लिया, हार्ट रेट आपको मालूम 72 टाइम, तो इसमें रिलेशन क्या होगा, कार्डियक आउटपुट को अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके द्वारा, हार्ट रेट के द्वारा, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो बिल्कुल सही बात है, ये सिंपली फॉर्मूला अगर पता है, CO इज इक्वल टू HR इंटू SV। तो CO को अगर मैं डिवाइड कर दूं HR से तो क्या आ जाएगा भाई, तो क्या आ जाएगा, ये SV आ जाएगा। तो ऐसा कुछ लिखा है, B लिखा है। क्लियर, तो वैल्यूज भी आप साथ में याद रखेंगे। क्लियर है क्या, बोलिए जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। तो 21 का आंसर क्या हो गया, डी। यहां देखेंगे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दो चीजें याद आनी चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम इज द रिकॉर्डिंग। जो पेपर आपके पास आता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, लेकिन जो मशीन है वो क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ग्राफ इज डिफरेंट और ग्राम इज डिफरेंट। तो करें कि नॉर्मल ECG के लिए कितना लीड चाहिए, 3 लीड चाहिए, 1 इन ईच रिस्ट, प्रत्येक रिस्ट में कलाइयां, ध्यान देना, चुटिया कलाइयां। याद रखेंगे अगर पूछा जाए आपसे 1 इन ईच रिस्ट और 1 इन लेफ्ट एंकल, तो 1 इन ईच रिस्ट और एक लेफ्ट एंकल, तो 1 टू ईच रिस्ट और 1 टू लेफ्ट एंकल। याद करने का तरीका है, लेफ्ट साइड हार्ट है तो लेफ्ट एंकल। और डिटेल इवैल्यूएशन के लिए मल्टीपल लीड, लगभग 12 लीड लगाते हैं ओवर द चेस्ट रीजन।
क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? जल्दी आंसर करो, ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताएंगे आप। कह रहे कि करेक्ट फ्लो द फॉर ब्लड फ्लो इनटू द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम कैसे जाता है? बताओ जरा, देखो जरा, ध्यान देना, ये आपका हार्ट है, ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये थंब देखिए बाहर की तरफ, क्लियर? तो इधर वाला पार्ट क्या है? राइट एट्रियम, ये क्या है? रा, ये क्या है? ला, ए फॉर एबो, एबो एट्रिया, बिलो वेंट्रिकल, तो ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर? अब इसमें कह रहा है कि करेक्ट पाथवे बताओ, करेक्ट क्रम बताओ, ध्यान देंगे। तो हम कहीं से शुरू करते हैं, हम शुरू करेंगे, अब यहां से जो पाइप जाएगी ये लंग्स में जाती है, तो इसका नाम क्या है? पल्मोनरी। लंग्स के लिए पल्मोन टर्म यूज होता है। आर्टरी, आर्टरी क्यों? क्योंकि अवे ले जा रही है, जो ब्लड को दूर ले जाएगा, अवे 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 दूर, वो क्या है? आर्टरी, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी। और यहां से क्या निकलता है बेटा? एरोटा, जो है मोटा, वो है एरोटा। तो याद रखेंगे, इसे मैं क्या बोलूंगा? एओर्टा, क्लियर? एरोटा कहां जाएगा? पूरी बॉडी में ब्लड ले जाएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कहां जाएगी? लंग्स में ले गई, और लंग्स से ब्लड यहां आता है, तो इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। क्यों पल्मोनरी वेन सर? क्योंकि टुवर्ड्स लंग्स आ रही है, टुवर्ड्स हार्ट आ रही है, हार्ट की तरफ जो आता है उसे मैं क्या बोलता हूं? पल्मोनरी वेन। ये कहां जाता है? एरोटा के थ्रू बॉडी पार्ट में जाएगा, और बॉडी पार्ट से फिर से ब्लड लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, बॉडी से लेकर आएगा, इसलिए वेना केवा। वेन वो है जो टुवर्ड्स हार्ट आए, और आर्टरी वो जो दूर लेकर जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? राइट वेंट्रिकल, बिल्कुल सही, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या आया? पल्मोनरी आर्टरी, देन क्या आया? लंग्स, वेन। तो देख लीजिए करेक्ट क्रम कहां से पूछा था? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। तो देख लो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में कनेक्शन कौन सा सही है? क्लियर है? अरे बोलो भाई। आइए देखते हैं और तीनों ऑप्शन। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन, गलत बात। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। एरोटा से राइट वेंट्रिकल, एरोटा से राइट वेंट्रिकल, एरोटा से राइट, गलत बात। एरोटा से राइट एट्रियम होना चाहिए, गलत बात। राइट वेंट्रिकल से लंग्स, राइट वेंट्रिकल से लंग्स, बिल्कुल सही है। पल्मोनरी आर्टरी फिर, गलत बात। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? बी। तो आप ये बात भी याद रखेंगे, ये मैं मान के चलता हूं क्रम आपको पता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, फिर एरोटा आर्टरी बढ़ता है, आर्टेरियल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, वेना केवा, राइट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में आते हैं पल्मोनरी वेन के द्वारा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? तो ये मान के चलता हूं कि क्रम आपको पता होगा। इसी में मैं अगर आपसे पूछ लूं सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बताएंगे जरा, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक का सर्कुलेशन, ये क्या है? पल्मोनरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्यों सिस्टेमिक? क्योंकि पूरी बॉडी सिस्टम में ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है। तो सर इसमें बताइए, अगर ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन है? राइट वेंट्रिकल से लेकर यहां तक का, ये क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि किससे जुड़ा है? लंग से जुड़े हैं। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? जल्दी बोलो भाई, बी। ओके, नेक्स्ट 24 नीट 2013 का क्वेश्चन है। पहली बार नीट का एग्जाम 2013 में हुआ था, तभी क्वेश्चन आया था। यहां पर कह रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन था, पूछा गया था पी वेव क्या बताते हैं वहां पर। यहां पर मैंने तीनों पूछ लिया है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और डी वेव। तो आपको मालूम है पी वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन, दोनों एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। क्यूआरएस वेव क्या बता रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और टी वेव क्या बताता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो याद रखेंगे, डीपोलराइजेशन जब मैं बोल रहा हूं तो आप कॉन्ट्रैक्शन समझेंगे, और रीपोलराइजेशन जब मैं बोलता हूं तो आप क्या समझेंगे? रिलैक्सेशन समझेंगे। क्लियर है क्या? तो पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर क्यूआरएस में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और टी में वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान देना। ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन एंड वेल डेवलप इन द आर्टरी। कैसे? समझो भाई, ध्यान देंगे कैसे। देखो, आर्टरी और वेन को जब आप काटेंगे तो काटने पर इसमें हमें 3 लेयर दिखाई पड़ती है। कितनी लेयर? 3। जो बाहर है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मतलब लेयर होता है, कोलेजन रिच होती है। ट्यूनिका मीडिया, बीच में मीडिया मोटी, और अंदर वाली ट्यूनिका इंटीमा। 3 लेयर, आर्टरी और वेन में 3 लेयर। ओके, अब आर्टरी वो पाइप है जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है। तो देखो, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्टरी की वॉल मोटी होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है? जर्क के साथ, तेजी के साथ जा रहा है। मतलब आर्टरी की वॉल मोटी और वेन की वॉल पतली। तो सर वेन में जब हम देखते हैं तब भी 3 लेयर होती है, लेकिन वेन में जो मीडिया है वो ज्यादा मोटी, जैसे यहां मीडिया इतनी है। क्लियर? अब सवाल के हिसाब से देखो, मीडिया वेन में थिन है, वेन में ये आर्टरी, ये वेन, वेन में, अब देखो प्रश्न, वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक देन वेन। सही बात है, आर्टरी की वॉल थिक है, और आर्टरी में भी किसकी वॉल मेनली? मीडिया की वॉल थिक होती है। फिर ट्यूनिका मीडिया इज थिन इन वेन। सही बात है, वेन में ये थिन है। क्लियर?
अरे भाई वेन में मीडिया थिन है तभी तो उसका ल्यूमेन ज्यादा, ल्यूमेन मतलब स्पेस ज्यादा। क्लियर? तो बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित हैं और यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर? और रीजन करके ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कौन ब्लड कहां से कहां लेकर आता है, वेरी लॉजिकल। आओ फिर से एक बार हार्ट का डायग्राम बनाएंगे। अभी मैंने बताया ये पूरी बॉडी में ब्लड ले जाएगा, ये क्या है? एओर्टा। एओर्टा जो हार्ट से अवे जाए, एरोटा। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मतलब लंग्स में जाएगी, लंग्स के पास। फिर यहां से ब्लड लेकर कौन आएगा? पल्मोनरी वेन। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। एरोटा, आर्टरी, आर्टेरियल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, वेना केवा। तो यहां पर क्या पाया जा रहा है? ब्लड वेसल्स। फिर यहां से नीचे से जो आता है उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, और सुपीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन वगैरह से आता है उसे क्या नाम देते हैं? एसवीसी। आओ देखें, करेक्ट सर मिलाओ, तो मिला दो। पहला सुपीरियर वेना केवा, बिल्कुल से सुपीरियर वेना केवा। देखो वेन वो है जो ब्लड टुवर्ड्स हार्ट लाई, तो यहां पर क्या है? सुपीरियर वेना केवा। तो बिल्कुल से सुपीरियर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आते हैं। और कैसा ब्लड? इम्प्योर लाता है, ये देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। तो ए आंसर क्या हो गया? 4। एक आंसर क्या है? 4। एक आंसर क्या है? 4। बी देखेंगे, बी देखेंगे। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर आ रहा है, इम्प्योर ब्लड को। तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट। तो बी किससे मिल गया? 3 से। बी किससे मिल गया? 3 से। क्लियर है क्या? और ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया? क्लियर? C1 देख लो, पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सी, सी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी सही बात है। देखो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहां ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां ले जा रही है? लंग्स को। और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर आती है कहां? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर? नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करा कौन सी बात सही नहीं है, गलत है? कौन सी बात गलत है? देखेंगे कौन सी बात गलत है। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, सही बात है। आपको मालूम है कि शरीर के अंदर 3 मेजर नाइट्रोजनस, आपने पढ़ा होगा, 3 नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जो जीव पानी में होंगे मेनली उनके अंदर अमोनिया होता है। टेरेस्ट्रियल वाले में क्या है? हम लोगों में यूरिया। और इंसेक्ट्स वगैरह में क्या है? यूरिक एसिड। बर्ड्स में क्या है? यूरिक एसिड। तो ध्यान देना, अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक है। अमोनिया रेडिली सोल्यूबल होता है और अमोनिया NH4 आयन के फॉर्म में डिफ्यूज होता है। तो दूसरी बात भी सही है। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन क्या करता है? लेस टॉक्सिक प्रोडक्ट, क्योंकि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। क्लियर है क्या? तो आप याद रखेंगे ये बात। फिर यूरिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया, गलत बात, उल्टा लिखा है। अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनती है ये लिवर में जाती है और लिवर में जाके लेस टॉक्सिक अमोनिया, हाईली टॉक्सिक अमोनिया लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट होती है। फिर ये यूरिया जाती है किडनी के पास फिल्टर होने। क्लियर? तो उल्टी बात लिख दी गई है कि यूरिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म, यूरिया नहीं, अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन लिवर। मतलब अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, इसे हम लेस टॉक्सिक यूरिया में कन्वर्ट करते हैं इन द लिवर। लिवर में हाईली टॉक्सिक अमोनिया कन्वर्ट होती है लेस टॉक्सिक यूरिया के अंदर। क्लियर है क्या? बोलिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट, ये देखिए, कह रहे बताओ ABC। ये क्वेश्चन इसी साल आया था, इसी साल आया था, मतलब नीट 2025 का क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे जरा, इसमें क्या आंसर है। कह रहा ABC क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिवीजन करते समय बताया था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, और ये परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए बी क्या है? यहां से यूरिया निकलती है और यहां जाती है, तो बी क्या है? यूरिया है। ए क्या है बता दीजिए? ए है इलेक्ट्रोलाइट। सी क्या है? वाटर। क्लियर? ABC आपसे पूछा जा रहा है, तो देख लीजिए जरा ABC। ए क्या है? मैं लिख ही दे रहा हूं। ए क्या है? वाटर। बी के सी क्या है? वाटर। ए क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में NaCl, और सी क्या है? यूरिया। बी क्या है? बी क्या है? यूरिया। क्लियर? और सी क्या है बताएंगे? सी क्या है? सी इज मेनली वाटर। तो देखो जरा, मिल गया। सी इज द वाटर, सी इज द वाटर, ए इज द NaCl, बी इज द यूरिया। क्रम मैंने चेंज कर दिया है। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेफ्रॉन का डायग्राम बना है और ये आपकी किताब का ही डायग्राम है, इस साल यहां से क्वेश्चन आया भी था। नेक्स्ट 29, अभी मैंने आपको बताया था कि लगभग जो कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है उसका 20% ब्लड 1/5 पार्ट जाता है। तो 5 लीटर का 1/5 पार्ट 1 लीटर से 1100 ml।
तो 1000 से 1100 ml ब्लड जो कि टोटल कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट बनाता है, तो सर 1/4 कट गया, तो कितना 1/5। अब ये इंडोथीलियम के द्वारा जो पहला नेफ्रॉन का मैंने डायग्राम बनाया था, यहां पर रीएब्सॉर्ब होता है, क्लियर, मतलब फिल्ट्रेट होगा, तो यहां पर ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, तो सर फिल्टर कराइए, तो सी क्या होगा, सी बताओ जरा, यहां पर क्या फिल होगा, क्या फिल करेंगे, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर को क्या 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 होता है बताइए जरा। एक तो होती इपिथीलियम ऑफ द बाउमेन कैप्सूल, इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, क्लियर, तो इंडोथीलियम सी होगा और डी क्या होगा, इपिथीलियम, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्लियर है क्या, तो आंसर क्या हो गया, डी। अरे भाई जब फिल्ट्रेशन होगा नेफ्रॉन के थ्रू तो किसके क्रॉस होता है, तो एक तो ये क्या है, ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस की एंडोथेलियम, फिर इधर क्या पाया जा रहा है, बाउमेन कैप्सूल की क्या, इपिथीलियम, इसी में पोडोसाइट सेल, इसकी इपिथीलियम, इसकी एंडोथेलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इसी में बताइए जरा बाउमेन कैप्सूल में क्या पाया जाता है, बाउमेन कैप्सूल के इपिथीलियम में इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती है पोडोसाइट सेल्स, क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट देखेंगे जरा, बताएंगे जरा इसमें क्या होगा, फिशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या बात है जो गलत है, क्या सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में मैं करेक्ट कम पूछ रहा हूं, क्या आपसे ज्यादा पूछ रहा हूं, इनकरेक्ट। लिवर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सही बात है, इलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, बिल्कुल सही, लिवर के द्वारा बाइल पिगमेंट निकलते हैं जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये मेनली फीकल मैटर को कलर प्रोवाइड करते हैं, और इनफैक्ट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, प्रमोट एल्कोहल प्रमोट द रिलीज ऑफ वेसोप्रेशन एंड प्रिवेंट डायूरेसिस। भाई डायूरेसिस मतलब क्या है, यूरिन आउटपुट का बढ़ जाना। क्या एल्कोहल यूरिन आउटपुट को प्रिवेंट करता है कि प्रमोट करता है, बोलो भाई। एल्कोहल प्रमोट द रिलीज ऑफ वेसोप्रेशन, गलत बात है, इनहिबिट करता है एल्कोहल रोक देता है वेसोप्रेशन के सिक्रीशन को, वेसोप्रेशन या एडीएच इसी का नाम है, एडीएच के सिक्रीशन को रोकता है, और जिससे क्या होता है, डायूरेसिस बढ़ जाती है, क्लियर, प्रिवेंट नहीं करता। जो एल्कोहल ड्रिंक करते हैं वो यूरिन आउटपुट, यूरिन पास बार बार करते हैं, उनके अंदर डायूरेसिस रुकती नहीं है, बढ़ जाती है और बार बार जाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर वेसोप्रेशन हार्मोन क्या होता है, कम। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये आंसर तो आपको मिल गया है, बी द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एडीएच इज डीसीटी, सही बात है, और ये एनी फाल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज द रेनिन, ये मैं आपको बताया हूं, क्लियर, तो इसका आंसर क्या होगा, 30 का बी। नेक्स्ट देखेंगे जरा, नॉट करेक्ट, कौन सी बात सही नहीं है, देख रहे हो, सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड में समझ लेना। कार्डियक आउटपुट 5 लीटर अभी बताया, स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा 70 ml, मीन आर्टेरियल प्रेशर ये क्या है जरा समझेंगे। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, देखो नॉर्मल बीपी की वैल्यू क्या होती है, 120/80 mmHg, ये नॉर्मल बीपी है। ऊपर जो प्रेशर होता है इसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे जो प्रेशर होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं पल्स प्रेशर। कौन सा प्रेशर, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर की वैल्यू इनका अंतर होता है, तो सिस्टोल माइनस डायस्टोल, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, इसकी वैल्यू कितनी होगी पल्स प्रेशर की, 40 mmHg। अब नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा है, मैप मतलब होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर, इसका एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखेंगे। मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो बस अब आंसर आपके पास आ गया। क्या आंसर आ गया सर, फॉर्मूले पर रखते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू इसमें कितनी है, 80 mmHg, 80, और पल्स प्रेशर सर कितना है, पल्स प्रेशर का डिफरेंस दोनों का, तो 40/3, तो आंसर क्या हो गया, 93 mmHg। क्लियर है क्या, बताएंगे जरा, समझ में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। बीपी में मैंने उल्टा कर दिया है, बीपी कभी भी ऐसे एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बीपी एक्सप्रेस करते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर ऊपर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर नीचे, 120/80 mmHg होता है, ना कि, तो एग्जाम में आप याद रखेंगे, उल्टा करके पूछ सकते हो, mmHg यूनिट भी आप याद रखेंगे। क्लियर है क्या, बोलिए। बीपी को नापने के लिए जो मशीन का यूज करते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर, और हार्ट साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, ब्रीदिंग रेट के लिए बताया गया स्पाइरोमीटर। क्लियर है, तो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, इनकरेक्ट बता दो। 31 में बोलिए, इसका डी आंसर हो गया। क्लियर, 31 में डी। 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा, देखो क्या कहना चाह रहे हैं। करें द फिगर शो द चेंज इन द लंग्स वॉल्यूम ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, क्या चेंज हो रहा है। क्लियर,
1 से 2 तक क्या बता रहा है? 1 to 2 क्या इंडिकेट कर रहा है भाई? तो पहले देखो 1 से 2 में हो क्या रहा है? 1 से 2 में लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, समझना, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैं कह सकता हूं लंग्स का प्रेशर क्या हो रहा है? कम। भाई P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, तो डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी, क्योंकि जितना लंग्स का वॉल्यूम घटेगा उतना ही किसमें चेंज आएगा? थोरेसिक कैविटी के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। और बताइए आप, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो रहा है तो एयर अंदर आएगी कि बाहर जाएगी? एयर अंदर आएगी, तो ये बात गलत लिखी है, ये रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम गलत बात है। क्यों? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है। लंग्स का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? ये देखो अभी बताया, लंग्स का वॉल्यूम कब बढ़ेगा? लंग्स का वॉल्यूम कब बढ़ेगा बताइए जरा। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब इंस्पिरेशन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हुआ? लंग्स का वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो नेगेटिव प्रेशर, तो एयर अंदर। ओके, क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? ये कहां की बात बता रहा है? इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एयर, गलत बात भाई, डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट? एग्जाम्पल है आपकी किताब का, कैसी मसल होती है वहां पर? स्मूथ मसल, या इन्हीं का नाम मैंने बताया विसरल मसल, या अनस्ट्रेटेड मसल। क्लियर? अनस्ट्राइप्ड या अनस्ट्रेटेड मसल। ओके, इनमें कोई रेखाएं नहीं पाई जाती। थोड़ा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कंफ्यूज मत हो जाना। एब्डोमेन में, इंटेस्टाइन में यही सब मसल होती है स्मूथ, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, अनैच्छिक मसल है, इसलिए इन्हीं का नाम है इनवॉलेंट्री मसल। क्लियर? इनवॉलेंट्री मसल्स, तो ये आपको पता है। नेक्स्ट, ये देखिए, पहले हम तो इलियम 2 होता है, एक इलियम यहां लिखा, एक इलियम होता है ILEUM, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कैसे याद रखोगे? डाइजेशन में इंटेस्टाइन पढ़ते हो तो ABCD, डी के बाद क्या था? E। क्लियर? तो याद रखेंगे जब इलियम कहा जाए तो इंटेस्टाइन, और ILIUM कहा जाए तो ये इलियम। तो सही है। क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न में क्या कह रहा है? ध्यान देना, इनकरेक्ट, फिर से कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट लेबल बोन इन द फिगर बिलो। करेक्ट, इनकरेक्ट क्या है तो देखते हैं क्या क्या इनकरेक्ट है। इलियम सही है, प्यूबिस सही है, इश्चियम सही है, इश्चियम ये पार्ट है, प्यूबिक, प्यूबिस ये आगे चलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है। इलियम पता है, इंटीरियर सुपीरियर स्पाइन। ये टिबिया, गलत बात। दिस इज विच बोन? फीमर, लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर, और सबसे छोटी कान में बैठी है मिस एस, स्टेप्स बोन सबसे छोटी। तो पहला काम तो ये गलत है। ये सर क्या है? तो सर ये है क्या? है क्या सर? बताओ भाई, ये क्या है? फीमर है। और ये फिबुला है? नहीं, दिस इज कॉल्ड पटेला। ये क्या है? पटेला। तो कौन कौन सी बोन गलत है? टिबिया एंड फिबुला। क्लियर? तो इसका इनकरेक्ट आंसर ये, टिबिया फिबुला यहां पाई जाएगी। क्लियर? ना कि यहां। पटेला नी कैप बोला गया है। नेक्स्ट, फिर बताइए जरा, तो बता देंगे हम। पूछो। न्यूरॉन है सेल बॉडी विद वन एक्सॉन एंड फाउंड एंड वन एक्सॉन ओनली। एक एक्सॉन कहां पाया जाता है बताइए जरा। तो पहले काम तो आपको मालूम है नेफ्रॉन, न्यूरॉन मेनली 3 प्रकार के होंगे। नेफ्रॉन 2 प्रकार के बताया था आपको, नेफ्रॉन कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। लेकिन यहां पर आपको क्या दिया गया? न्यूरॉन। न्यूरॉन मेनली कितने प्रकार के आपको बताया गया? 3 प्रकार के। 4 होते हैं लेकिन 3 आपके टेक्स्ट में दिया है, ध्यान देना। तो पहला काम कि मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये पार्ट बेटा बोला जाता है क्या? एक्सॉन। ये पार्ट क्या है? एक्सॉन। और ये पार्ट क्या होता है? डेंड्राइट्स। तो कह रहा है सेल बॉडी हो, ये पार्ट क्या है? सेल बॉडी या साइटोन। और ये क्या? एक्सॉन। तो ध्यान देना। तो ये कौन सा नेफ्रॉन, ये कौन सा न्यूरॉन हो गया? ये यूनिपोलर है। और बाइपोलर क्या? ये है बाइपोलर। और मल्टीपोलर क्या है? ये है मल्टीपोलर। क्लियर? तो यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ आई में। बाइपोलर, रेटिना ऑफ आई। और मल्टीपोलर कहां पाए जाते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहां पाए जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बात है, याद रखेंगे। तो डॉर्सल रूट गैंग्लिया में डॉर्सली पाई जाते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्लियर? तो यहां पर डायग्राम आपसे पूछा गया और एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। अब यहां पर क्या कह रहा है कि इनमें कौन सी बात गलत है, तो बता देंगे। न्यूरल सिस्टम ऑर्गेनाइज नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल बेटा, न्यूरॉन पॉइंट टू पॉइंट अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्विक रिफ्लेक्स, टच किया नहीं तुरंत पता चल गया। हार्मोन तेज काम करते हैं जबकि न्यूरॉन्स, हार्मोन धीरे काम करते हैं जबकि न्यूरॉन्स काम तेज करते हैं। क्लियर? ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी कोऑर्डिनेटेड वे में, सही बात है, जिससे होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस क्या है? शरीर के अंदर इंटरनल कंसंट्रेशन हार्मोन की, इंटरनल केमिकल्स की, इंटरनल रिएक्शंस की, इंटरनल टेम्परेचर की, इन सब को मेंटेन रखना होम्योस्टेसिस है। होम्यो सेम स्टेसिस रुके रखना। क्लियर?
माइलिनेटेड फाइबर इज नॉट इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। गलत बात, ध्यान देना जरा, स्वान सेल पाई जाएगी लेकिन वो माइलिन शीथ रिलीज नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बता दीजिए जरा। 36 में करेक्ट आंसर क्या है बताओ जरा। 36 में करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। अगर आपसे पूछा जाए तीसरी बात क्या है, तो ये बात भी सही है। तो गलत क्या है बता दो। गलत सिर्फ और सिर्फ क्या है? गलत सिर्फ और सिर्फ इसका बी, मतलब थर्ड ओनली। नेक्स्ट देखेंगे, डायग्राम दिया गया ABCD पार्ट। कहा जा रहा है कि इसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना और इनके फंक्शन बताना है। तो बताएंगे हम, पहचानेंगे हम और काम बताएंगे। ए क्या है बेटा? ए क्या है? ए ला रहा है इंपल्स को, तो ए है डेंड्राइड्स। क्लियर? ए क्या है? डेंड्राइड्स। तो देखेंगे जरा, देखेंगे आप, ए क्या है? डेंड्राइड्स। कह रहा है इसमें कि कौन सही पार्ट। तो ए निसल ग्रेन्यूल, गलत बात है। एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल नहीं होता। निसल ग्रेन्यूल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बने होते हैं, जो कि एक्सॉन में पाए जाते हैं और साइटोन में। ये है एक्सॉन जो इधर मैसेज लेकर आता है। ये क्या है? साइटोन। ये क्या है? साइटोन। ये क्या है? एक्सॉन। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये क्या है? डेंड्राइट्स। ये एक्सॉन, ये एक्सॉन। फिर से देखेंगे, ये क्या है? एक्सॉन। ये क्या है? साइटोन। ये क्या है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स लेकर आते हैं। क्लियर? ध्यान देंगे जरा। तो ये डेंड्राइट्स लेकर आ रहे हैं, ये एक्सॉन है। तो ए गलत। बी स्वान सेल सिक्रीट्स माइलिन शीथ, गलत बात है। सीएनएस में नहीं सिक्रीट करती। जो माइलिन शीथ है, समझेंगे दो चीजें। माइलिन शीथ को जो कवरिंग होती है, माइलिन शीथ को सीएनएस में जो रिलीज करती है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थोड़ा नाम याद रखेंगे। और पीएनएस में कौन रिलीज करती है? पीएनएस में स्वान सेल। तो थोड़ा याद रखेंगे, एनसीईआरटी में सीएनएस वाली बात नहीं लिखी है, पर 2019-20 के आसपास क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? सी नोड ऑफ रेनबियर, सही बात है। प्रेजेंट इन नॉन माइलिनेटेड, गलत बात भाई, माइलिनेटेड में पाया जाता है, नॉन माइलिनेटेड में कहां? डी सिनेप्टिक नॉब, सही बात है। कंडक्ट इंपल्स टू डेंड्राइट, सही बात है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया? और जिसका फंक्शन 37 में आंसर क्या हो गया? डी। क्लियर है क्या? बोलो भाई। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए। Which of the following correct option with respect to step level C as given in the diagram? कह रहे हैं C क्या दर्शाता है, तो हम बताएंगे C क्या दर्शाता है। आओ देखें C क्या दर्शा रहा है। पहले तो ये बताओ, ये क्या है? पोलराइजेशन। लगभग कितना? RMP -70 मिलीवोल्ट। ये क्या है? अब स्टिमुलस दिया गया तो पोलरिटी बढ़ी, पोटेंशियल बढ़ा। तो ये क्या है? डीपोलराइजेशन। और ये क्या है? रीपोलराइजेशन। तो प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी के दौरान क्या होगा। तो बता दो जरा, सी के दौरान क्या होगा? सी के दौरान क्या होगा? तो सी के दौरान पहला काम तो रीपोलराइजेशन होगा सर। रीपोलराइजेशन गलत बात, गलत बात, गलत बात। डी आंसर। सोडियम आयन ओपन होंगे और इफ्लक्स होगा, अंदर से बाहर पोटेशियम जाएंगे, इसीलिए अंदर निगेटिव चार्ज फिर से डेवलप होता है और निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसलिए फिर से हम रीपोलराइज है कि निगेटिव डेवलप हो रहा है, तभी तो पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। कभी भी अगर पोटेंशियल नहीं दिया है तो आप मेम्ब्रेन के अंदर वाला पोटेंशियल समझेंगे, अंदर वाली वैल्यू समझेंगे। क्लियर? तो डी आंसर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कौन से पार्ट ऑफ मिड ब्रेन के पास 4 स्वेलिंग होती हैं, उनका नाम क्या है? 4 को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रा, ध्यान देना। और डॉर्सली पाई जाती है, तो डॉर्सली पाई जाती है। वेरी डेलिकेट, बहुत फाइन है, वेस्कुलर ब्लड इनरिच्ड इनर मोस्ट लेयर, जो डायरेक्ट ब्रेन के कांटेक्ट में है। तो भाई आपको बताया गया है कि 3 लेयर होती हैं, दूर वाली ड्यूरामेटर और पास वाली पियामेटर। दूर वाली ड्यूरामेटर, पास वाली पियामेटर, बीच में जो है वो एरेक्नोइड मैटर। क्लियर? यहीं पर सब एरेक्नोइड स्पेस बताया गया था जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। तो DAP 3 याद रखेंगे। DAP बाहर दूर वाली ड्यूरामेटर, पास वाली पियामेटर। ओके, यस और नो? तो अगर आपसे पूछा था इसका आंसर क्या होगा बता दीजिए जरा। ब्रेन की कवरिंग के बारे में पूछा गया, सबसे अंदर वाली पियामेटर। क्लियर? वेस्कुलर है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहती है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेंगी। क्लियर है क्या बालक? अरे बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मैं इसका कॉलम 1 और 2 और करेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाना है तो मिला देंगे हम, बिल्कुल करेक्ट कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं जरा, सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या है। पहला काम तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर, आपको मालूम है कि आपके ब्रेन का 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम में 2 हेमिस्फेयर पाए जाएंगे
और बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। तो ध्यान देना, यही जो है सेरिब्रम, वहीं पर है सारे भ्रम। जो इंटेलिजेंस, थॉट, इमोशन है वो कहां है? सेरिब्रम में। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का काम वॉलेंटरी कंट्रोल हो गया, जैसे इंटेलिजेंस, हियरिंग, स्पीच, ये सारी चीजें। यहां पर बहुत सारे एरियाज पाए जाते हैं। थैलेमस को हम क्या बोलेंगे भाई? थैलेमस। थैलेमस ध्यान देना, ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस को हम क्या बोलते हैं? गेट कीपर बोला जाता है, गेट कीपर। तो गेट कीपर क्या करता है? क्या आना है क्या जाना है डिसाइड करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम पोस्चर बैलेंस, जो अल्कोहल लोग ड्रिंक करते हैं सेरिबेलम को ही प्रभावित करता है। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जबकि सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाकर हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम एक्सेप्ट सेरिबेलम। अब देखेंगे जरा, मिल गया है। और मेडुला में मैंने आपको बताया भाई कि मेडुला के पास बहुत सारे काम पाए जा रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्स आर्क वगैरह। क्लियर? तो आंसर हो गया इसका बिल्कुल सही। ए सी बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये ए को 5 से मिला दिया आपने, बी को 1 से मिला दिया। ओके राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 41 का बी। 42 देखेंगे जरा। नेक्स्ट, हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट, नीट 2013 के भी क्वेश्चन है। हार्मोन, पहले पुरानी डेफिनेशन ये कहती थी कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा आने वाला सिक्रीशन क्या है? हार्मोन है। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है? हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इनसे किसी प्रकार का न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता। अब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, कम, बहुत कम, ट्रेस अमाउंट में। अब पहली डेफिनेशन ये थी कि इंडोक्राइन ग्लैंड से आने वाला सिक्रीशन ही हार्मोन होता है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस दैट आर रिलीज फ्रॉम द सम टिश्यूज ऑर्गन्स आल्सो रादर देन द ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? ट्रेस, नैनोग्राम वगैरह में इनकी कंसेंट्रेशन मेनली होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे जरा, नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान देना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट। सही बात हमें बतानी है, तो ध्यान देना। यहां पर बताया जा रहा पीएनएस के पार्ट होते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, गलत बात। आओ एक बार देखें, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट बेटा, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस क्यों? ब्रेन की सेंट्रल एक्सिस से जो एक्सिस पास हो उसे सेंट्रल एक्सिस बोलते हैं सीएनएस। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होंगे, एक ब्रेन होगा, दूसरा होगा स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो गलत बात है कि नहीं? करे पीएनएस इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, गलत बात है। दूसरा, सीएनएस डिवाइड इनटू 2 पार्ट। सीएनएस के 2 पार्ट होते हैं, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, गलत बात है। ये तो इसका पार्ट है, 2 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है। इसका कौन सा 2 पार्ट है? एक पार्ट कौन सा है? सोमैटिक, और दूसरा पार्ट क्या है? ऑटोनॉमिक। सोमा, सोमैटिक, एस फॉर सोमैटिक, एस फॉर स्केलेटल मसल से जो जुड़ा है वो क्या है? सोमैटिक। और ऑटोनॉमिक मतलब स्वयं से जो कंट्रोल है। इसके 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो देखिए जरा करेक्ट स्टेटमेंट, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सही बात है। सोमैटिक कह रहा है इंपल्स फ्रॉम अनस्केलेटल मसल, गलत बात, स्केलेटल मसल होना चाहिए। क्लियर? और ये सिंपैथेटिक आपका इमरजेंसी कंडीशन में एक्टिवेट होता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, प्यूपिल डायलेट कराता है। क्लियर? सिलेबा की सिक्रेशन को कम करता है। इमरजेंसी कंडीशन में जो आपका साथ दे वही है सिंपैथेटिक। सिंपैथी जो आपके लिए दिखाए वही है सिंपैथेटिक। हार्ट रेट जो बढ़ाए वो है सिंपैथेटिक। इमरजेंसी कंडीशन में जो एक्टिवेट हो वो है सिंपैथेटिक। क्लियर? उसी को न्यूट्रलाइज, अपोज काम करने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। ओके नेक्स्ट, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिया गया और पूछा गया कि बताइए इसमें डायग्राम पहचानिए और उसका काम बताइए। तो आइए देखते हैं। पहला काम तो एस क्या है? एस इज द हाइपोथैलेमस। एस इज द व्हाट? एस इज व्हाट? एस इज हाइपोथैलेमस। क्लियर? एस के बाद पी। पी क्या है बेटा? पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। सी क्या है? क्यू क्या है बताओ? क्यू थायराइड एंड पैराथायराइड, मैंने आपको बताया था। पीछे की तरफ यहां पर पीनियल भी डायग्राम में बना है, एनसीईआरटी में देखेंगे आप। तो और आर क्या है? अभी मैंने आपको बताया, आर इज द थाइमस। क्लियर? ये क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या है? पेनक्रियाज। ये क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? ओवरी। एक ही डायग्राम में टेस्टिस ओवरी बनाया गया है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम। ओके तो आप याद रखेंगे यहां पर आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस। आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है क्या? बोलिए। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जरा, लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which of the following hormone is not produced from pars distalis? Not produced by pars distalis। और मिल्क इजेक्शन कराता है पार्चुरेशन, मतलब बात किसकी हो रही समझ रहे हो? ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन की। समझिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, बेसल पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलॉन पर पाई जाती है, सेला ट्रफिका नाम के कैविटी में, स्फेनॉइड बोन की कैविटी होती है। इस पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी सबको कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी क्या कर रही है? पिट्यूटरी का हार्मोन पहला कौन सा हार्मोन? पार्स डिस्टेलिस का नहीं है। इस पिट्यूटरी के 2 पार्ट, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस।
न्यूरो हाइपोफाइसिस इसलिए क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली कंट्रोल होती न्यूरॉन के द्वारा। अब डिस्टैलिस, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया, दो पार्ट होते हैं और इसका पार्स नर्वोसा, तो आसान है सर, नर्वोसा न्यूरो। यहां से 6 हार्मोन आएंगे, LH, FSH, TSH, ACTH, PRL और GH। M एक हार्मोन आएगा, एक लिखा भी इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन, M मिडिल लोब से MSH, और यहां से 2 हार्मोन आएंगे, ADH या वैसोप्रेशन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो देखो पता है आपको, कह रहा है कौन सा हार्मोन पार्स डिस्टैलिस का नहीं है, ये है डिस्टैलिस का, ये भी है डिस्टैलिस का, ये भी है, ये नहीं है, तो आंसर सी हो गया। और यही ऑक्सीटोसिन बर्थ कराता है और मिल्क इजेक्ट कराता है। क्लियर? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्लियर है क्या? तो ये आपके सामने 45 क्वेश्चन थे, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे और इससे टफ आपके यहां क्वेश्चन नहीं आएगा। मैंने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश की। अगर ये सब कुछ आपको समझ में आया है, निश्चित तौर पर कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछेंगे और क्लियर करेंगे। और अगर आपको सब कुछ सही लगा है, आपको नेक्स्ट सीरीज भी चाहिए तो आप बताएंगे, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज भी जल्द ही जल्द प्रोवाइड करूंगा, इसका सेकंड हाफ पार्ट, और आने वाले सभी पेपर्स को मैं डिस्कस करूंगा 1 by 1। एक वीक में आपको 2-2 पेपर मिलते रहेंगे। क्लियर? तब तक आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, टेक केयर, थैंक यू। ये आंसर की है आपके पास, आप एक बार देख सकते हैं, इसकी आप फोटो ले सकते हैं। जितना आपने किया मैं पीडीएफ को अपलोड भी कर दूंगा नीचे सेक्शन में, जिससे आप पीडीएफ का प्रिंट लेकर फिर से एक बार सॉल्व करिए एग्जाम से पहले। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, याद रखेंगे बात ये। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।